हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास फिर से हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए और आपके सीटेट के इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उन जितनी वीडियो हैं उनकी PDF भी दी जाती है। जो आपका जिसका लिंक टेलीग्राम लिंक डाला हो वहाँ टेलीग्राम से आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड नए हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो नए हैं, और चलते हैं शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ये मूल्यांकन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मूल्यकान लिख गया है, ये मूल्यांकन समझिएगा इसको। व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, या सभी मूल्यों का मूल्यांकन, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या हो? जब संज्ञात्मक क्षेत्र में भी मूल्यांकन किया जाता है, भावात्मक क्षेत्र भी देखा जाता है और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है, तभी इसके बात में बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। यानी सततता में व्यापकता और व्यापक मूल्यांकन CCE में अधिगमकर्ता के आदर्श विकास का मूल्यांकन सम्मिलित होता है, जिसमें संज्ञात्मक, प्रभावी और मनोगतिक क्षेत्र शामिल होते हैं। इस शब्द में अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विविध प्रकार के उपकरण और तकनीकें शामिल हुआ करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? स्वतंत्रता देकर उन्हें, अनुभव के आधार पर शिक्षा, रुचि और ज़रूरतों का विकास करके, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा कैसे होगी? उन्हें क्या है, स्वतंत्रता दी जाए। ऐसी स्वतंत्र बाल केंद्रित नहीं, बालक इसमें बाल केंद्रित में बालक को स्वतंत्रता होती है कि बालक क्या करेगा, उसको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी के अनुसार पढ़ाया जाए, उसे ज़बरदस्ती नहीं की जाए। कोई विषय को उसके ऊपर लादना नहीं है, बोझ नहीं बनाना है किसी सब्जेक्ट को उसके ऊपर, उसको उसके अनुसार जैसे वो सीखता जाए उसी क्रम पे उसको हम सिखाते चले जाएं। तो ये हो जाती। तो अनुभव के आधार पर शिक्षा भी दी जाए, रुचि और ज़रूरतों का विकास करते हुए उसकी शिक्षा दी जाए, और आपके ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। तो एक शिक्षक स्वतंत्रता क्या है? शिक्षक स्वतंत्रता, स्वयं की गतिविधियों, सहज विकास की प्रक्रिया, रुचि और ज़रूरतों का विकास, अनुभव के आधार पर शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी तीन सब चीज़ों का याद है। उसकी नहीं, उसकी रुचि क्या है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि तो उसी को पढ़ाया जाए, है ना। उसको रुचि, जब उसको रुचि को याद तो फिर उसको जगाया जाए। किसी में उसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बालक टीचर केंद्रित शिक्षा नौकरी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक के मनोदशा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाएगी कि उसका किस विषय में पढ़ने का उसका मतलब रुचि है, उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का डैश का सक्रिय पहलू है। यानी जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता क्या, किसका सक्रिय पहलू है? बुद्धि का, रचना का, मनोवृत्ति का, या बोध का। तो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बुद्धि का। बौद्धिकता का बात जब बात की जाए तब क्या हो जाएगा इसका? बुद्धि ही तो होगा उसका। बौद्धिकता कैसे देखी जाएगी?
बुद्धि का सक्रिय पहलू है। बौद्धिकता में क्या देखते हैं, उसके बुद्धि का मापन होता है। तो राइट आंसर आपके क्या हो गया, ए बुद्धि। संक्रियात्मक बौद्धिकता में सभी कार्यों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचिकर व्यक्ति शामिल होते हैं। समझ और परिवर्तन की प्रक्रिया में दो बुनियादी कार्य शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं आत्मसात और सामंजस्य बैठाना। किसी ज्ञान का आत्मसात करना, नए ज्ञान को सीखना, और जो नया ज्ञान है और उसको सामंजस्य अन्य विषय के साथ कोरिलेट करना या सामंजस्य बिठाना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में लेव वायोगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। बच्चे के सांस्कृतिक विकास में नहीं, कल्चरल डेवलपमेंट में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर, और बाद में कौन सा स्तर, डैश स्तर पर। तो ये डैश के खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, संस्कृति। दूसरा सांस्कृतिक स्तर पर होता है, या शारीरिक स्तर पर विकास होता है, या व्यक्तिगत स्तर पर होता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड हो जाएगा व्यक्तिगत स्तर पर, ऑप्शन सी। यानी पहले तो क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। बालक जब वैसा बच्चा घर में, जैसे सबसे पहले क्या होता है, उसका विकास, सामाजिक विकास होता है। परिवार से सीखता है, अपने मम्मी पापा सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, अपने सहपाठियों से सीखता है, कक्षा में सीखता है, अपने सहयोगियों से, मित्रों से सीखता है। तो वो क्या हो गया, सामाजिक डेवलपमेंट। ये सामाजिक स्तर पर उसका पहला विकास होता है। और फिर क्या हो जाता है, उसका व्यक्तिगत विकास करने लगता है। उससे जब सीखता है तो फिर अपने विकास करने के लिए वो तत्पर होता है। अपने को देखता है कि मुझे अब क्या करना है समाज में, मुझे इस समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए उसका कार्य क्षेत्र उसको अपना चुन लेता है, उस पर कार्य करने लगता है। तो हो गया कौन, पहला विकास सामाजिक स्तर पर होता है, दूसरा क्या होता है, खुद के विकास में व्यक्तिगत स्तर पर होता है। तो इसी को बताया गया कि वर्ष 1978 में लेव वायोगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई पड़ देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। पहला स्तर लोगों के बीच होता है और दूसरा बच्चे के अंदर होता है, यानी खुद पर, यानी खुद के अंदर से होता है उसका विकास, है ना। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड, IQ के सूत्र में MA क्या है, मानसिक, MA का फुल फॉर्म क्या है, मानसिक क्षमता से है MA का, या परिपक्वता क्षमता, या मानसिक आयु, या परिपक्वता आयु। इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड, IQ बराबर, आप देखा होगा, IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100, मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्या होता है 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो MA जो होता है इसके बारे में पूछा गया है, ये MA क्या है। तो MA क्या है, आपकी मानसिक आयु होती है। MA क्या होती है, मानसिक आयु होती है। ये सूत्र दिया गया है। बुद्धि क्षमता, IQ किसी व्यक्ति की बुद्धि मत्ता की कोटि को दर्शाता है कि उसकी बुद्धि किस लेवल की है। तो उसको देखने के लिए हम IQ लेवल चेक करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम MA बराबर क्या होती है, मानसिक आयु होती है, और CA क्या होती है, कालानुक्रमिक आयु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए क्वेश्चन देखो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप ध्यान रखिएगा इसको सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। वजन, लंबाई, सीखना, या दांतों का निकलना। बच्चे को किसके विकास को देखना है, उसके डेवलपमेंट के, उसके सही डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो हम किस आधार पर देखते हैं। तो बच्चे का वजन तोलते हैं। वजन के पहले क्या होता है, बच्चे का जो वजन होता है वो कम होता है जन्म के समय, फिर बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो इसको हम क्या कहते हैं, शरीर विकास के क्षेत्र में तो आता है, उसका शरीर बढ़ता जाता है। लंबाई बढ़ती है, बिल्कुल फ्रेंड्स, बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है। पहले के दांत ही नहीं होते हैं, फिर अस्थाई दांत निकले हैं, मिल्क टीथ निकलते हैं, फिर अस्थाई दांत निकलते हैं, फिर आपके स्थायी दांत निकलते हैं, प्री मोलर, मोलर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं आपके। तो क्या हो जाए, ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन सीखना क्या बच्चे के विकास को दिखाता है,
बड़े बूढ़े बूढ़े बड़े बड़ी एज के लोग होते हैं वो भी अच्छे से कभी कभी नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये विकास है, ये तो भावनात्मक पहलू हुआ सीखना, ना कि बच्चे के विकासात्मक पहलू है ना फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, जो ये एक नहीं है। सीखना और भावनाओं को व्यक्त करना विकास की प्रगतिशील उपलब्धि का उदाहरण है। याद रखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, सीखना और भावनाओं को व्यक्त करना, सीखना और भावनाओं को व्यक्त करना विकास की प्रगतिशील उपलब्धि का उदाहरण है। किसका भी उदाहरण है ये? विकास की प्रगतिशील उपलब्धि का। जबकि वजन, ऊंचाई, सिर की परिधि, मध्य ऊपरी बाहें की परिधि, दांतों का निकलना विभिन्न मापदंड हैं जिनका उपयोग विकास के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा सारी चीज़ें। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए क्या? लड़कों के लिए एक विशेष वातावरण, बी लड़का और लड़कियों के लिए समान वातावरण, सी लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण यानी अलग अलग उनके लिए वातावरण दिया जाए, एनवायरनमेंट दिया जाए, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूछा कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। तो क्या लड़कों के लिए विशेष वातावरण दे देंगे तो क्या इसमें लैंगिक अंतर दूर होगा? लड़की लड़कियों में समानता आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। दूसरा बोल रहा है, इसको दूसरे को छोड़ देते हैं, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण। तो ये तो ठीक दिख रहा है, आगे ही देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तीसरी में दिया गया है लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण। असमान वातावरण होगा तो असमानता तो हमेशा बनी रहेगी, अंतर बना ही रहेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण। सबका साथ क्या होगा? सब पढ़ें सब बढ़ें, लड़का लड़की एक समान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिंग अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में लड़का और लड़कियों के लिए समान वातावरण होना चाहिए। कक्षा के माहौल को समान और निष्पक्ष बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है ये। ठीक है, ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि वो शिक्षक देखते होंगे आप लड़के को एकदम फेवर करते रहते हैं, कुछ लड़कों को कुछ लड़कियों को इस तरह से होते, तो ऐसा नहीं होती। एक लोग पक्ष को नहीं देखा, दोनों पक्षों को समान रूप से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। यही एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं कि उसके लड़का भी एक उसका भी समान रोल है और लड़की का भी समान रोल है ना। दोनों को एक समान तोलना चाहिए और एक समान से उनकी शिक्षा में निष्पक्ष भाव से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है? ए शारीरिक भिन्नता, बी मानसिक भिन्नता, सी सांस्कृतिक भिन्नता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में हम क्या करें? शारीरिक भिन्नता की भी बात करते हैं, मानसिक भिन्नता की भी बात करते हैं, और कल्चरल भिन्नता जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, हम इसके बारे में भी देखते हैं। तो ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है? व्यक्ति समान नहीं होते हैं, वे अद्वितीय हैं। एक ही माता पिता के बच्चे, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते हैं। देखने में एक जैसे लिखेंगे लेकिन एक तरह का माइंड नहीं होता, एक तरह से काम करने के तरीके नहीं होते। कभी कभी देखोगे ट्विंस भी पैदा होते हैं, तो एक बच्चा बहुत ही बहादुर टाइप का होगा, एक बड़ा भीरू टाइप का होगा, डरपोक। भीरू मीन्स डरपोक टाइप का होगा। या एक पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, एक है पढ़ने में बहुत अच्छा ना होगा, रहता है इस तरह से। दोनों पढ़ने में अच्छे हों तो किसी न किसी में क्या होता है? असमानता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो यह अंतर मनोविज्ञान क्या मानते हैं इसको? व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन से संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नता के तहत शारीरिक भिन्नता हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों का अध्ययन भी किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या अंतर देखा जाता है, अध्ययन करते हैं हम? शारीरिक के बारे में, मानसिक अध्ययन करते हैं, मानसिक भिन्नता की चीज़ें को अंतर है, मानसिक चीज़ें क्या अलग अलग हैं, उनके दोनों के माइंड में क्या है ना। सामाजिक हम देखते हैं, क्षेत्र भी देखते हैं इसका, सांस्कृतिक में क्षेत्रों में भी अंतर करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के तहत फ्रेंड्स।
चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, जीन पियाजे का है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पोहलबर्ग, ये तो बहुत ही आते हैं, आपके जान है सीटेट में। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के संबंध का सिद्धांत, भाषा और विचार के संबंध का सिद्धांत क्या निर्धारित करता है? विचार भाषा निर्धारित करता है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो। डी, भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है। जीन पियाजे की बात की गई फ्रेंड्स, तो जीन पियाजे कहते हैं कि विचार जो होते हैं, भाषा आपका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विचार क्या करते हैं? भाषा निर्धारित करते हैं। और वाइगोत्स्की की यही बात की जाए तो वाइगोत्स्की जो आपके हैं, वाइगोत्स्की जी हैं, वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार बी ऑप्शन सही है, भाषा विचार को निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ का अंतर डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा। विचार भाषा को निर्धारित करते हैं, ये बात जीन पियाजे कहते हैं, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा विचार को निर्धारित करते हैं, ना कि विचार भाषा को। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार? ए, विचार भाषा निर्धारित करता है। यही बताया गया है कि जीन पियाजे भाषा और विचार के संबंध के सिद्धांत के अनुसार विचार क्या होते हैं? भाषा को निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार विचार किसी भी भाषा को सीखने के लिए बुनियादी जरूरत की ओर आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड कि एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन, एक बालक का या किसी भी का, एक छोटी कोशिका, एक स्मॉल सेल से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह डैश के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये? क्रम समरूपता का सिद्धांत, बी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड निरंतरता का सिद्धांत। अब छोटे सेल से लेकर उसका एक पूरा शरीर बनता है, कई सेल से। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। और कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं। कई टिश्यू मिलकर के आपके क्या हुआ? आपके टिश्यू ऊतक बनाते हैं, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें, और फिर हमें टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और कई सारे अंगों को मिलके हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गई? एक निरंतरता का सिद्धांत है। इसी को हम पढ़ेंगे। इसके सिद्धांत को बताया गया है। निरंतरता का सिद्धांत माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत कभी न रुकने वाला सिद्धांत है। एक छोटी सी कोशिका से अपना जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति अपने शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को इन भिन्न आयामों में विकास की एक सतत धारा के माध्यम से विकसित करता है। इसका मतलब निरंतर सिद्धांत में क्या कहा गया है कि एक छोटी सी कोशिका से अपना जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति अपने शरीर, मन, अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को इन भिन्न आयामों में विकास की एक सतत धारा के माध्यम से विकसित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? बुद्धि और धारणा को, लिंग और क्षमता को, सीखने की शैली को। तो व्यक्तिगत अंतर में हम क्या देखते हैं? जब किसी का हम व्यक्तिगत अंतर करते तो यही सारी चीज़ देखते हैं कि उसकी बुद्धि और धारणा की शक्ति कितनी है, लिंग और समानता क्षमता देखते हैं, उसकी सीखने की शैली देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत अंतर व्यक्तियों के बीच एक विशेषताओं या विशेषताओं की संख्या के संबंध में भिन्नता या विचलन के संदर्भ से होता है। ये शारीरिक विशेषताएं बुद्धि, धारणा, लिंग, क्षमता, सीखने की शैलियाँ शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर होते हैं इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये विशेष शारीरिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं? बुद्धि की मापने में, धारणा शक्ति उसकी देखना, लिंग को देखना कि कोई
कैसे लिंग, कौन सा लिंग है, उसका जेंडर देख लेते हैं, है ना। क्षमता, सीखने की शैली उसकी कैसी है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर आदि हम देखते हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्न में से किससे प्रभावित करता है, किससे प्रभावित है। छात्र की पूर्व समझ से, स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण, कि छात्र कैसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं इससे, या उपरोक्त सभी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार कहा गया है ज्ञान का अधिग्रहण निम्न में से किससे प्रभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, छात्र की पूर्व समझ से प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान का अर्जन अगर उसकी ज्ञान का अधिग्रहण कब करेगा वो, जब छात्र की थोड़ी सी पूर्व समझ होगी उसके बारे में, तभी वो अच्छे से ज्ञान का अर्जन करता है। ठीक है, ज्ञान का अधिग्रहण करता है, वही सारी चीज़ें। राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्न से प्रभावित होता है। छात्र की पूर्व समझ, रुचियाँ, विश्वास, छात्र कैसे सीखते हैं, तथा स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण क्या है। अकेले ये कारक बच्चे की सीखने की स्थिति को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सबसे इसने पूछा है उपरोक्त सभी भी तो ऑप्शन था। ठीक फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी तीनों हो जाएंगी। तो सबसे अगर पूछा जाए तो सबसे अगर उपयुक्त, अगर इनमें से सबसे अच्छा आंसर पूछता तो वो हो जाता ए आंसर हो जाएगा। वैसे इसके क्या हो गए, आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना है। ए संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, मेटा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, या उत्तेजना विचलन कहलाता है, या अमूर्त बुद्धि कहलाता है। तो क्या कहा गया, फिर से प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए। यानी विशेष रणनीतियों की बात कर रहा है कि समस्या समाधान के लिए करने के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए। संज्ञात्मक विकास की जब की बात की जाए, या मेटा संज्ञात्मक की संज्ञानात्मक बात की जाए, या उत्तेजना विचलन की बात की जाए, या अमूर्त बुद्धि की बात की जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मेटा संज्ञानात्मक। क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। मेटा संज्ञानात्मक किसी व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है। मेटा संज्ञानात्मक क्या है, किसी व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता को, ये स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति क्या करता है और क्यों करता है, क्या करता है और क्या नहीं करता है। यानी क्या संदर्भित करता है जागरूकता में, वो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या नहीं, किस पक्ष को वो नहीं छोड़ रहा है, यानी उसको छोड़ दे रहा है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने, नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की व्यक्ति की क्षमता ही क्या कहलाती है, मेटा संज्ञानात्मक कहलाती है। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स। यानी फिर से समझिए इसको, मेटा संज्ञानात्मक क्या है, किसी व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है। यानी क्या है, वो कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में जब जानता है, जागरूकता पैदा करता है, स्वयं को जानने की इच्छा करता है, तो उससे क्या बोलते हैं, मेटा संज्ञानात्मक बोलते हैं। और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में क्या होता है, नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की व्यक्ति की क्षमता हुआ करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है। मूल्यांकन पद्धति, आकलन पद्धति, प्रतिस्पर्धी पद्धति, या शिक्षण पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
बताएं जल्दी फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन पद्धति फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? यानी किसी जो एक केंद्रीय भूमिका को निभाती है किसके? सूचना प्राप्ति के लिए। तो हम मूल्यांकन करेंगे उसने क्या किया है, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे उसका तो हम कैसे किसी चीज़ का आकलन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बिना हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति या किसी छात्र के बारे में हम कुछ भी पता नहीं कर सकते जब तक उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया? मूल्यांकन जरूरी है। और मूल्यांकन के अंतर्गत ये आकलन करना है, प्रतिस्पर्धी पद्धति, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, शिक्षण पद्धति में नहीं आ रही है। मूल्यांकन पद्धति इसका सबसे राइट आंसर होगा फ्रेंड। वही दिया गया कि मूल्यांकन पद्धति विशेष रूप से इसके संबंधित सांख्यिकी परीक्षण, इसके अंदर क्या आता है? सांख्यिकी परीक्षण जानकारी पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जूम किए दे रहा हूँ इसका, ध्यान से आप पढ़िएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में बड़े होंगे, लेकिन इनका आपको ध्यान से समझना है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्ति के लिए एक स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है? स्यू ए सैनी प्राथमिक, इंटसेलेलो प्राथमिक, उमांग लिसो प्राथमिक या मॉन्टेसरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, ये आप रट लेना इसको, इंटसेलेलो प्राथमिक। ठीक है फ्रेंड्स, जब वो पूछे कि कोई स्कूल अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा है? इंटसेलेलो प्राथमिक। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटसेलेलो क्या है? इंटसेलेलो प्राथमिक व्यावसायिक चिकित्सा है। इंटसेलेलो क्या है? प्राथमिक व्यावसायिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा और श्रवण विज्ञान में अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। समझा फ्रेंड्स? इंटरसेलो प्राथमिक व्यावसायिक चिकित्सा क्या करता है? वाक चिकित्सा और श्रवण विज्ञान में अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले जो मतलब अपनी योग्यता चिकित्सा के क्षेत्र, वाक चिकित्सा के क्षेत्र में या श्रवण विज्ञान के क्षेत्र में कोई व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले कोई छात्र हैं कि उनकी नियुक्ति के लिए क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इन क्षेत्र में जो जाने चाहते हैं उनके बारे में ये थोड़ा सा सहयोग करता है फ्रेंड। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंटसेलेलो प्राथमिक व्यावसायिक चिकित्सा। तो आज के फ्रेंड यहीं तक क्वेश्चन थे। कैसी रही क्लास फ्रेंड? तो सभी लोग जो फ्रेंड नए हैं वो लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की फ्रेंड कोशिश करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जल्दी से सभी लोगों के पास ये चीज़ पहुँच जाए। और टाइम आपको वीडियो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप जैसे मुझे प्यार बनाए रखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी कंटेंट में पढ़ना भी पड़ता है, सारी चीज़ें करने के लिए तैयार करने में, अकेले मुझे करना है, टाइपिंग करना है, सारी चीज़ें करना, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड तो मेहनत के नाम पे तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्सों को तो साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।